सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा कोको स्टूडियो का, जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छे गाने पाकिस्तानी सुनने को मिलते हैं, वरना हम तो मोहताज ही हो जाते हैं इंडिया के गाने सुनने के। क्योंकि जब हमें अपने यहाँ कुछ सुनने को नहीं मिलता तो कुछ तो चाहिए ना सुनने को, और उनके भी म्यूज़िक वो सुनने को मिलते हैं जो अक्सर पाकिस्तानी गाने होते हैं जिनको रीमेक कर करके सुना रहे होते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जुबिन नौटियाल हैं, जिन्होंने ठेका लिया हुआ है अताउल्लाह ईसा खिलजी के सारे पुराने गाने को रीमेक कर करके अपनी दुकान चला रहे हैं। माना उनकी आवाज़ अच्छी है और उनके जो पुराने बहुत गाने ऐसे हैं जिनको शायद लोग थोड़ा कम सुन रहे हों, और एक दफ़ा फिर से उन्होंने गा के लोगों के बीच में उनका रुझान पैदा किया है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि है तो रीमेक ही ना, आपका अपना तो कुछ भी नहीं है ना फिर भी। और अगर ये सब बाहर वाले कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान वाले खुद क्यों नहीं करते, मुझे इनसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो अच्छी बात है ओरिजिनल पे जाएं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं करने को तो आप इंडिया से कुछ सीख ही लें। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि एक दौर ऐसा भी था हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री का जब इंडिया वाले हमारी म्यूज़िक को प्रेज़ करते थे। और ये मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा, ये मैं उन दिनों की बात बता रहा हूँ जिन दिनों नए नए आतिफ असलम इंडिया में जाके गाना शुरू किया था। उस वक्त हमारा रुझान ये था कि हमारे जितने भी सिंगर्स थे वो इंडिविजुअली जो है वो गाते थे और अपने एल्बम रिलीज़ करते थे, और हर एल्बम में 4 या 5-6 गाने होते थे और तकरीबन आते ही रहते थे। और काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स थे जो एट अ टाइम एक्टिव हो रहते थे। और अगर आप अब एक्टिव सिंगर्स की बात करें तो मुश्किल से 3 या 4 होंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्स गाने गाते हैं, और या कोको स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं वो उनको बुला के उनसे गवा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सिंगर्स हैं वो खुद से गाने गाना उन्होंने बंद कर दिया है। अब पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही या क्या चक्कर है, क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि एल्बम रिलीज़ करते थे, उनकी कैसेट्स सीडीज़ वगैरह बिकती थी और जिससे वो पैसे कमाते थे। और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा मुश्किल काम था, अब काम थोड़ा आसान हो गया है। जब से वो दौर ख़त्म हुआ उसके बाद से हमारे सिंगर्स जो है वो लोगों के मोहताज हो गए। या तो आप ड्रामों के गाने गवा लें, या फिल्में हमारे साल में 2 बनती है मुश्किल से, उनके गाने गवा लें, या बीच में कोको स्टूडियो जैसे कुछ स्टूडियोज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, बस वही गाने गा रहे होते हैं, उनके गाने होते हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल बहुत कम गाने आते हैं। लेकिन इसी के बरक एक वक्त था जब सोनू निगम का इंटरव्यू मैंने एक सुना था, जब उन्होंने कहा था कि इंडिया का म्यूज़िक जब तक आगे नहीं जा सकता जब तक यहाँ के सिंगर्स इंडिविजुअल पाकिस्तान की तरह एल्बम रिलीज़ ना करें। क्योंकि इससे पहले रुझान तक इंडिया के जितने भी सिंगर्स थे वो सब वही गाने गाते थे जो उनकी फिल्मों में होते थे। यानी कि अब हमारे भी इस तरह हो, लेकिन हमारे यहाँ फिल्में कम बनती हैं, उनके यहाँ तो तकरीबन हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई फिल्म रिलीज़ हो रही होती है, और हर फिल्म में जो है वो 4-4 5-5 गाने होते हैं। तो उनका जितना भी म्यूज़िक था सब वो इस तरह था, और उनको फिर अच्छे लगते थे हमारे म्यूजिशियन, और वो उनको बुला बुला के गवाते थे गाने। शुरू में नुसरत फ़तेह अली खान ने बहुत सारे इंडिया के लिए गाने गाए, और अब आतिफ असलम, अली ज़फ़र, और बीच में कई सारे बैंड्स भी थे जो गए और गाने गाए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गा के आ गए और उनकी इतनी प्रमोशन नहीं हुई, लोगों को पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी बहुत सारी एक ह्यूज नंबर ऑफ सिंगर्स हैं जिन्होंने इंडिया में जाके गाने गाए। लेकिन अब ऐसा हो गया कि इंडिया वालों को चीज़ें समझ आ गई हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो बहुत अच्छी है। वो एक गाना बनाते हैं, उसमें 1-2 स्पॉन्सर्स को इन्वॉल्व करते हैं, और कुछ कलरफुल सी मतलब उसकी जो विजुलेशन होती है, विजुलाइज होती है, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें डालते हैं, और कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट यूज़ करते हैं जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो गाना नज़रों में आता है, और उसकी निस्बतन जो है वो ब्रांड होता है उसको प्रमोट भी करते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं। और जब वो यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं तो यूट्यूब से जो कमाई होती है उससे भी पैसे लेते हैं, और उसके बाद जब इनको कंसर्ट्स वगैरह मिलते हैं उससे भी पैसे लेते हैं। तो वो इस तरह पैसे कमा रहे हैं। और हमारे म्यूजिशियन जो है उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, अब कोई गाने को तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या वजह है। सोनू निगम ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि जो इंडिया के जो सिंगर्स हैं वो पाकिस्तान की तरह अपने अपने इंडिविजुअल एल्बम रिलीज़ करें, जो कि उनकी बात अब जाके सच हो रही है। और अब आप देख लें कि इंडिया का म्यूज़िक जो है वो काफ़ी ऊपर जा रहा है। वो बात अलग है, उन्होंने जो लय पकड़ी है वो थोड़ी गलत है, रीमेक पे चले गए हैं, और वो एज इट इज़ रीमेक पे जा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनका म्यूज़िक तो ज़्यादा है ना। अगर आप जैसे इंडिया के पंजाबी म्यूज़िक पे जाएं, वहाँ आपको एक से एक अच्छे सिंगर्स मिलेंगे, और उनके गाने इतने पॉपुलर जिसकी कोई हद नहीं है। गुरु रंधावा, उनके कॉपी गाने कह सकते हैं आप, लेकिन वो भी तो गा रहे हैं। उनके गाने बिलियन व्यूज़ पे चले गए, तो मतलब दुनिया उनको पसंद कर रही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे आइकॉनिक गाने जो है वो इंडिया के पंजाब से निकले हैं और बहुत अच्छे हिट रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान की जगह ले ली। इंडिया जो है वो आगे जाते जा रहा है, और म्यूज़िक में पाकिस्तान पीछे की तरफ आ रहा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह हमारी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं है, और हमारे पास इतने अच्छे प्लेटफॉर्म भी नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे चैनल्स नहीं है जो खुद से, मतलब मैं टीवी चैनल्स की बात नहीं कर रहा और यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे एक प्रोडक्शन हाउस हो जो स्पॉन्सर इकट्ठे करे और सिंगर्स को जमा करे और उनसे गाने के करके गवाए और इस तरह रिलीज़ करे। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप इस तरह यूट्यूब पे गाने रिलीज़ कर रहे हैं तो आप पैसे नहीं कमा रहे। अगर ऐसे ही होता तो पंजाब के और इंडिया के इतने सारे सिंगर्स तो चल ही इस पे रहें, और उनकी आप वीडियो देखिए, उनमें कितना पैसा लगा होता है, कितनी जहाज़ पीछे खड़े होते हैं, जहाज़ों के ऊपर गाने गा रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि एक जहाज़ के ऊपर खड़े होकर गाना गा रहे होंगे, उसका क्या किराया सस्ता होगा?
उसका रेंट कितना होगा। तो मतलब कमा रहे हैं ना वो इस तरह, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? या क्या हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है? इतना इतना टैलेंट हमारे तो कलर करने वाले इतना अच्छा गा रहे होते हैं, और हमारे पास तो भिखारियों की आवाज़ भी इतनी अच्छी अच्छी होती है कि उनको अवार्ड शो में बुला लिया जाता है। इतने इतने तो हमारे पास सिंगर है, उसके बावजूद जो है उस तरह का क्वालिटी म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हम लोग। और मेरे ख्याल में लैक ऑफ स्ट्रेटजी है जो जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। इन सब के बीच में मैं कोक स्टूडियो को सलाम करूंगा, जिनकी वजह से कुछ हद तक हमारा म्यूज़िक ज़िंदा है। अब मैं अक्सर कभी किसी अच्छी पार्टी में जाता हूँ तो वहाँ पे या तो ज़्यादातर इंडियन गाने लगे होते हैं या इंग्लिश गाने लगे होते हैं, और अगर पाकिस्तानी गाने कोई लगे भी होते हैं तो वो कोक स्टूडियो के होते हैं। तो उस वक्त मुझे बहुत तसल्ली होती है कि यार चलो कुछ तो है हमारे पास। मुझे तो कोक स्टूडियो का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और जितने भी म्यूज़िक लवर हैं जो पाकिस्तान का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं उनको भी बहुत इंतज़ार रहता होगा। उसकी बहुत सारी वजूहत ये भी हैं कि जिस तरह कोक स्टूडियो ने अपने आपको ग्रो किया और जिस तरह के आइकॉनिक म्यूज़िक पाकिस्तान को दिए हैं वो किसी भी नेमत से कम नहीं है म्यूज़िक के हवाले से। और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रमोशन के चक्कर में कोक स्टूडियो को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उनके ब्रांड में क्वालिटी नहीं थी। उन्होंने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। उन्होंने सोचा कि बस पाकिस्तानियों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो हम भी बस ये करते रहते हैं। चूँकि वो म्यूज़िक पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, जैसे कि डांस वगैरह बीच में डाल रहे थे, और जो सिंगर्स थे वो प्रॉपर सिंगर्स नहीं थे। कुछ एक्टर से गाने गवाने लग गए और कुछ क्या क्या करने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बुरा किया, लेकिन जो एक्चुअल कोक स्टूडियो की जो थीम होती है, जिस तरह वो लेके चलता है और जिस तरह से म्यूज़िक को कोक स्टूडियो समझता है, बाकी ब्रांड नहीं समझ पाए। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोक स्टूडियो ने जो है वो अपना ब्रांड को थोड़ा सा और ऊपर लेकर गया और वीडियो पे भी थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया। और अगर कुछ बचे कुछ सिंगर्स जो पाकिस्तान में हैं जो अपने गाने गा रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा नाम जो मैं समझता हूँ वो बिलाल सईद का है। और मुझे लगता है कि बिलाल सईद ने इंडिया से ही इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि वो इंडिया में काफ़ी काम करके आए हैं और उन्होंने जो उनका जो वीडियो प्रमोशन का जो तरीका है उसको अपनाया है, और उससे वो अभी अपना काम चला रहे हैं। और अच्छी बात है, अगर आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला है, अगर दुनिया आगे बढ़ी है तो आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अभी भी वही कैसेट्स के दौर में जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर आप तो बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यादों के सहारे ही ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती। अगर दुनिया आगे बढ़ी, हर चीज़ अपग्रेड हो गई है, तो आप पीछे रह के आप समझ रहे हैं कि मुकाबला कर लेंगे तो ये आपकी भूल है। आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सिंगर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने गानों को हिट्स कर सकते हैं, और इतने अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, बहुत कम है लेकिन हैं। और मुझे लगता है कि जो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो, मतलब प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो एक छोटे से छोटा सिंगर्स भी अच्छे गाना गाए, अच्छे सिंगर्स, अच्छी आवाज़ हो तो वो हिट हो सकता है। इसकी बहुत सारी मिसाल्स रही हैं हमारे सामने। लेकिन एक जो प्रॉपर वीडियो जिसको प्रमोशन हो, जिसके लिए स्पॉन्सर्स आए, उस तरह की वीडियोस बनाने के लिए मेरा ख्याल है कि इतने अच्छे हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। कोई बाहर वाला आके आपको क्रिएट नहीं करके देगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे म्यूजिशियंस जो हैं बड़े बड़े, जैसे कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अली ज़फ़र की, कि उन्होंने अपना एक चैनल किया, उन्होंने अपना एक पूरा प्रोडक्शन हाउस एक लाइटिंगल रिकॉर्ड्स के नाम से बनाया हुआ है, जिसमें वो गाने गाते हैं, जिसमें उन्होंने पश्तो बलोची और सिंधी गाने गाए हैं, और उन्होंने नए नए सिंगर्स को इंट्रोड्यूस भी किया है। लेकिन जिनको किया है वो ऑलरेडी कुछ हद तक पॉपुलर्स भी थे, तो इस तरह मतलब वो काम जैसे कर रहे हैं, लेकिन उनके भी गाने अब साल में 2-3 आते हैं। तो अगर मतलब हर सिंगर इस तरह करे फिर तो ठीक है। और इसके अलावा बिलाल सईद उन्होंने भी 1 2 3 रिकॉर्डर्स के नाम से दिया हुआ है, उसमें भी उन्होंने फरहान सईद से गाने गवाए और इस तरह उन्होंने किया। लेकिन ये सब गिनती के ही हैं, इनके कोई अपने वो नहीं है। आसिम अजहर कुछ एक आध गाना गा देते हैं, लेकिन वो भी स्पॉन्सर्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं, या तो फिल्मों के, ड्रामों के और एड्स वगैरह के ही गाने गा रहे होते हैं। तो जब तक ये लोग अपना काम खुद से नहीं करेंगे और खुद से स्पॉन्सर ढूंढ के काम नहीं करेंगे ना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के म्यूज़िक ऊपर जाएगा। हमें कोक स्टूडियो और इस तरह के लोगों के सहारे म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। और ये कैसे हो सकता है कि एक वक्त में पाकिस्तान के पास इतनी हाई क्वालिटी और हाई रेंज थी म्यूज़िक में, और पॉप म्यूज़िक और कितने सारे ऐसे म्यूज़िक्स हैं जो पाकिस्तान ने ही जो है वो इतनी बुलंदियों पे पहुँचाए, और अब एक वक्त आ गया कि पाकिस्तान के पास अपना म्यूज़िक ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास म्यूज़िक ना हो। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है और हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह को प्रमोट कर सकें, हमारी म्यूज़िक को ऊपर लेके जा सकें। जो है वो बहुत कम है, और इतनी बड़ी आबादी के लिए इतने से लोग काफ़ी नहीं है। और भी बहुत सारे जो जैसे टीवी चैनल्स वगैरह हैं, इनको आगे आना पड़ेगा, और जैसे ब्रांड्स वगैरह हैं इनको आगे आना पड़ेगा, और म्यूज़िक के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं जो ब्रांड्स के लिए ज़्यादा पैसे लेके तो गाने गा लेते हैं, लेकिन खुद से गाने नहीं गा रहे। आतिफ असलम ने जोंग के लिए एक गाना गा लिया, तो बजाय कि पूरा गाना जोंग के लिए आप गाएं, आप अपना गाना क्रिएट करें और ख़ुद सब कुछ करें और बीच में जोंग का नाम ले लें। मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरे ब्रांड्स के लिए गाना ना गाएं, बल्कि आप गाना गाएं और ब्रांड्स को बोलें कि आप हमारे साथ अटैच हों। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरी आवाज़ इतनी दूर तक जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है। अगर चली जाए तो क्या ही बात है। और मैं सिर्फ म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा, म्यूज़िक के अलावा भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है।
हमारे बहुत ही कम ब्रांड्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि हम अगर एड्स देखते हैं टीवी पे तो गिने चुनी चीज़ें होती है जिनके एड्स आ रहे होते हैं, या तो आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज वालों के एड्स होते हैं या आपके सर्फ वगैरह बेच रहे होते हैं। और ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यही बात अगर कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, वो हर चीज़ को इतना प्रमोट करता है, अपने एक चावल को इतना प्रमोट कर रहा है। एक 2 रुपए की सुपारी के लिए वो अजय देवगन जैसे हीरो को कास्ट करते हैं, बनियान बेचने के लिए वो रणवीर सिंह जैसे एक्टर को कास्ट करते हैं, वो उनकी बनियानें बेच रहा है। और अंडरवेयर बेचने के लिए वो सलमान खान को अप्रोच करते हैं, सलमान खान उनके अंडरवेयर बेच रहा है। आपको क्या लगता है कि वो अंडरवेयर बेचने के लिए सलमान खान को क्या उन्होंने कम पैसा दिया होगा? और ये सोचें जब वो अंडरवेयर बिक रहे होंगे तो उस कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास ब्रांडिंग की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बिजनेसमैन या इस तरह का जो तबका है वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा, यानी कि लिमिटेड लोग हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन जैसे कि इंडिया में हर छोटी सी छोटी चीज़ को इतनी ब्रांडिंग वैल्यू दे दे के इतना बड़ा ब्रांड बना लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास साइकिल के नाम पे कोई ब्रांड नहीं है, मोटरसाइकिल कार के नाम पे कोई ब्रांड नहीं है, गिने चुने मोबाइल्स हैं जिनके ब्रांड हैं वो भी बाहर के हैं, पाकिस्तान के अपने कोई ब्रांड नहीं है। खुद बनाए और अच्छे से प्रमोशन करें तो क्यों ना पाकिस्तान का भी फ़ायदा और इनका अपना भी फ़ायदा हो। तो मेरी बात आपको कितनी समझ आई है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको ठीक से समझा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर कभी किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।